नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र से जुड़े नीति निर्धारकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में शामिल होने और अलग होने की बहुविकल्प प्रणाली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी शुभारंभ करेंगे। 2020 के तहत सुधारों के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई पहल की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ करेंगे, जो उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जाने वाली पहलों में ग्रेड 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का नाट्य आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश, माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा NISHTHA 2.0, NCERT द्वारा डिजाइन किया गया शिक्षक प्रशिक्षण का एक एकीकृत कार्यक्रम, सफल यानी सीखने के स्तर के विश्लेषण के लिए संरचित मूल्यांकन, CBSE स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा और पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित एक वेबसाइट भी शामिल है। इसके अलावा ये कार्यक्रम राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा यानी NDEAR और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम के शुभारंभ का भी साक्षी बनेगा। ये सारी पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शिक्षा क्षेत्र को अधिक जीवंत और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। NEP 2020 सीखने के परिदृश्य को बदलने वाला, शिक्षा को समग्र बनाने और एक आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव बनाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में है। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 की जगह लेती है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित ये नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक विद्यार्थियों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संसद में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी रहा। इसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कल दिनांक 28 जुलाई को जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मेरी कोशिश होती है कि सभी सदस्यों को अपने विषय रखने का पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं और उनको यथोचित सम्मान भी दूं और उनका सम्मान रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप कल की घटना इस संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं?
क्या इसे न्यायोचित मानते हैं? हम इसको लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के दिल्ली स्थित आवास पर कल जनजातीय बहुल राज्यों के राज्यसभा सांसदों के साथ जनजातियों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भाजपा जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और गुजरात से रमीला मौजूद थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस विधेयक के अंतर्गत बचत खातों, सावधि जमा, चालू खातों या आवर्ती जमा खातों में सभी बैंक जमा राशियों के बीमे का प्रावधान है। बैंकों में जमा राशि को सुरक्षित करने की दिशा में कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल को मंजूरी दे दी। अब बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में हर जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। अभी तक ये सीमा केवल 1 लाख रुपए तक की थी। इस आशय से संबंधित विधेयक को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जल्दी ही संसद में पारित होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस नए विधेयक में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ ही विदेशी बैंक भी शामिल होंगे। इसके बाद देश के 98% से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को ये कानूनी सुरक्षा कवच हासिल हो जाएगा, जबकि दुनिया में आंकड़ा केवल 80% का ही है। इसी तरह से नए कानून के बाद कुल जमा राशि की 50% से ज्यादा रकम सुरक्षित हो जाएगी, जबकि दुनिया में आंकड़ा केवल 20 से 30% ही है। खास रांची के सांसद संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने प्रधानमंत्री को रांची में विकास को नई गति प्रदान करने के लिए एक आग्रह पत्र भी सौंपा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रगति 2020-21 की प्रति भी सौंपी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान श्री सेठ ने कहा कि रांची के विकास को और भी गति प्रदान की जा सके, इसके लिए जन सुविधाओं में विस्तार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री को दिए आग्रह पत्र में उन्होंने एचईसी के पुनरुद्धार, रिम्स के अतिरिक्त एम्स और रांची में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए मोनोरेल की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये एक उदाहरण है कि समाज और सरकार मिलकर देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कोविड-19 की चुनौतियों से लड़ने के लिए इन संगठनों की सराहना की। महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री ने सबका सहयोग मांगा और कहा कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए और टीकाकरण को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जाए। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान सभी धार्मिक संस्थाओं द्वारा जाति धर्म के भेद से ऊपर उठकर की गई मदद को एक भारत एक निष्ठ प्रयास का जीता जागता उदाहरण करार दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रतिनिधियों से आजादी के 75 वर्ष के उत्सव अमृत महोत्सव में शरीक होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौके पर भारत में एकजुटता का संदेश प्रसारित करने के लिए आंदोलन के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना मजबूत होगी। धार्मिक सामाजिक प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़कर महामारी के खिलाफ जंग की अगुवाई की है और साथ ही संभावित खतरे को टालने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री जगन्नाथ महतो को उनका पुराना विभाग वापस कर दिया है। श्री सोरेन कल उनके आवास पर पहुंचे। श्री महतो को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ साथ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का कार्यभार सौंप दिया। गौरतलब है कि गंभीर रूप से बीमार होने के कारण जगन्नाथ महतो के विभागों की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद संभाल ली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक करेंगे। बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर ढील और बढ़ाए जाने की संभावना है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब काफी कम हो गई है। ऐसे में स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा लेने की छूट पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन में छूट मिलने की उम्मीद है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोविड-19 के 43,509 मरीज मिले हैं।
और अगर देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करें तो दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 43,509 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 38,465 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 97.38% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,03,840 है। पिछले 24 घंटे में 38,465 मरीज स्वस्थ हुए हैं और रिकवरी रेट 97.38% हो गया है। माफ कीजिएगा। देश भर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,03,840 है। राज्य में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 27 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसी अवधि में 36 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 237 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 58,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई। अब तक राज्य में 1,14,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें 3,47,049 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में कोरोना के कारण अब तक 5,126 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। 43,92,000 कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक वैक्सीन की 35 करोड़ 25 लाख पहली डोज और 9 करोड़ 81 लाख दूसरी डोज दी जा चुकी है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। कल 61,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 48,746 को टीके की पहली डोज और 12,271 को दूसरी डोज दी गई। राज्य में अब तक 90 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज राजधानी रांची में 74 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में 39 और ग्रामीण क्षेत्रों में 34 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड को कल 5 लाख से ज्यादा कोविड टीके का डोज उपलब्ध कराया है। इनमें कोविशील्ड का 4,51,950 डोज हैं, जबकि कोवैक्सीन 68,400 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। ये टीके सभी जिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। टीके के पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण राज्य में टीकाकरण अभियान में अब गति आने की संभावना है। केंद्र सरकार ने झारखंड को 7 अगस्त से 2 सितंबर तक उपलब्ध कराए जाने वाले टीके का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक इस अवधि में राज्य को 27 लाख से अधिक कोविड टीके का डोज उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में कोरोना के खिलाफ 61.2% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। आईसीएमआर ने मई और जून महीने में चौथे नेशनल सीरो सर्वे में राज्य के 4 जिलों से सैंपल लिए थे। यहां के 1,231 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 753 में कोरोना की एंटीबॉडी मिली है। झारखंड में एंटीबॉडी राष्ट्रीय औसत से कम पाई गई है। देश की लगभग 67.6% आबादी में एंटीबॉडी की पहचान हुई है। विशेषज्ञों की माने तो झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा ज्यादा है, क्योंकि यहां की 1/3 आबादी में अब तक एंटीबॉडी नहीं बन पाई है। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण एक कारगर हथियार है। इस बात को अब सशस्त्र सेना चिकित्सा कोड के अध्ययन में काफी प्रभावी माना गया है। अध्ययन में ये बात साबित हुई है कि दोनों टीका लेने वाले लोग कोरोना के संक्रमण से लगभग पूरी तरह से बच रहे हैं। से जुड़े अग्रिम कार्यकर्ताओं के बीच किए गए अध्ययन में ये बात सामने आई है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद कोविड-19 के खिलाफ संक्रमण में 93% और मौतों में 98% की कमी देखी गई है। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता पर ये दुनिया भर में अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन है। 16 जनवरी से प्रोग्राम शुरू करा और टोटल हमारे को करीब 16 लाख हमारे पास में वैक्सीन, हमको 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगने थे। तो जब जैसे शुरू हुआ तो वी रियलाइज कि हम ये डेटा हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहेगा कि हम इसको कैसे एनालाइज करें और कैसे उसको कोलेट करें। तो जो हमारा ऑलरेडी सर्वेलेंस सिस्टम है, जो इनसाइड आर्म्ड फोर्सेज जो हम जैसे करते हैं, उसको ही हमने और पक्का करा और तीनों सर्विसेज से मिला करके हमने इस डेटा को कलेक्ट करना शुरू किया। जैसे जैसे वैक्सीन लगना शुरू हुआ, कोविशील्ड वैक्सीन था तो शुरू में अनवैक्सीनेटेड ग्रुप रहा
जिनको कुछ नहीं लगा था, उसके बाद में पार्शियली वैक्सीनेटेड हुए जिनको 1 डोज लगा, फिर बाद में फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए जो 3rd डोज, जब उनको 2nd डोज लगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ग्रुप्स बन गए और उन ग्रुप्स को हमने फिर एनालिसिस करके देखा कि उनमें कैसे वैक्सीन कितना कारगर है। तो बेसिकली रिजल्ट उसमें ये निकला है कि ये जो 16 लाख लोग जिनको लगे उनमें 93% से ज़्यादा इफेक्टिव रहा है वैक्सीन कि कोई भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, जैसे कि जिसको वैक्सीन लग गया अगर वो पॉजिटिव होता है RT-PCR के लिए तो उसमें 93% इफेक्टिव है और डेथ के अगेंस्ट 98% ये इफेक्टिव निकला है। तो ब्रॉडली ये इसकी फाइंडिंग रही है। इस अध्ययन में सशस्त्र बलों के करीब 16 लाख स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सशस्त्र बलों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगवाने वाले उन पहले लोगों में से थे जब भारत ने इस साल की शुरुआत में कोविड-19 के खिलाफ अपना टीकाकरण अभियान शुरू किया था। अध्ययन बड़े पैमाने पर स्वस्थ पुरुषों पर किया गया, जिनमें से कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। इस अध्ययन में बच्चे और बुजुर्ग शामिल नहीं थे। हमारी इंडियन सेटिंग में है, रियल वर्ल्ड डेटा है और हमारे सारे जवान हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये और जवान जो है हमारी इसी सोसाइटी से ही आए हैं, सो वो रिजल्ट जो है वो हम उनके ऊपर डायरेक्टली बाकी पॉपुलेशन के ऊपर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इससे बहुत बड़ी एक तो लोगों के अंदर ये आएगा जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको हटाने में मेरे ख्याल में ये बहुत कामयाब होना चाहिए। अगर यहाँ काम कर सकता है तो आम लोगों पर भी उतना ही काम करेगा। इस अध्ययन की खास बात ये रही कि इसके लिए अलग से किसी प्रकार की राशि खर्च नहीं की गई, बल्कि सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने अपने मौजूदा निगरानी तंत्र के जरिए इसके लिए आंकड़े जुटाए। अध्ययन दैनिक आधार पर 3 समूहों में महामारी, दूसरी लहर और बदलती संख्या के लिए क्रूड और सही दोनों दरों का अनुमान और समायोजन किया गया। इस अध्ययन से ये बात एक बार फिर से साबित हुई है कि कोविड महामारी के खिलाफ वैक्सीन एक कारगर हथियार है। सुधीर यादव, DD न्यूज, दिल्ली। मॉर्निंग वॉक पर निकले धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की कल सड़क दुर्घटना में मौत का मामला आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले को उठाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्होंने इसे दिन दहाड़े हत्या और न्यायपालिका पर आघात बताया और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि उन्होंने झारखंड के चीफ जस्टिस से बात की है। हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। जिले के एसपी और अन्य अधिकारियों को आज ही तलब किया गया है। इससे पहले इस घटना की सीसीटीवी फुटेज जारी होने के बाद इसे संदिग्ध मौत का मामला माना जा रहा था। तो हम नहीं बता सकेंगे कि क्या घटना घटी। हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट किया हुआ केस आया जो अनलोड करके आया, उनका इलाज हुआ, लेकिन इलाज के दौरान वो बचाया नहीं जा सका। बाद में पता चला कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, तो सब उस वजह से कुछ बोलाने लगे। उनके परिवार के व्यक्ति भी आए, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज भी आए, सभी जो पोस्टमार्टम होगी तब पता चलेगा। जैसा कि बताया गया कि ब्रेन इंजरी था, हो सकता है कि कान वगैरह में भी इंजरी हो। क्या है ये तो जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 9 अंक के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पूरे मैच के दौरान अपना दबदबा बनाकर रखा और शानदार खेल दिखाया। भारतीय टीम की ओर से इस मुकाबले में वरुण, विवेक, सागर, हरमनप्रीत सिंह ने गोल किए। भारतीय टीम अब ग्रुप ए में अपना आखिरी मुकाबला जापान के खिलाफ खेलेगी। इधर बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को हराया। और ओलंपिक से दूसरी अच्छी खबर बैडमिंटन के कोर्ट से है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को 21-15, 21-13 से हरा दिया।
सिंधु को इस मुकाबले को जीतने में महज 41 मिनट का समय लगा। पूरे मैच के दौरान सिंधु का दबदबा नजर आया और डेनमार्क के खिलाड़ी के पास सिंधु के खेल का कोई जवाब नहीं नजर आया। भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार 91 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में जगह बना लिए हैं। सतीश कुमार ने प्री क्वार्टर में जमैका के मुक्केबाज को 4-1 से पराजित किया। 91 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सतीश ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जमैका के ब्राउन रिकॉर्डों को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। क्वार्टर फाइनल में अब सतीश का सामना उज्बेकिस्तान के बाखुदिर जालोलोव से होगा। ये मुकाबला 1 अगस्त को खेला जाएगा। तीरंदाजी में भी आज भारत को बड़ी सफलता मिली। तीरंदाज अतनु दास ने पहले चाइनिंग ताइपे डेन यूचेंग को और बाद में साउथ कोरिया के ओह जिन होक को शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने अंतिम 16 के मुकाबले में कोरिया के ओ जिनये को शूट ऑफ के मुकाबले में हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले अतनु दास ने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपेई के यू चेंग डेंग को 6-4 से हराया। अतानु का अब प्री क्वार्टर फाइनल में सामना जापान के ताकाहारू फुरुकावा से होगा। टोक्यो ओलंपिक में चल रहे मुकाबले की हर ताजा तरीन खबरें प्रसार भारती के नेटवर्क से हासिल कर सकते हैं। मेजबान श्रीलंका और भारत के बीच आज तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। इससे पहले श्रीलंका ने कल खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। राज्य में इन दिनों एक बार फिर मानसून की सक्रियता देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर राज्य के मौसम पर देखने को मिलेगा। इसके कारण 30 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और जो सबसे अधिक जो बारिश देखने को मिली है वो 79 मिलीमीटर राजमहल साहिबगंज में देखने को मिली है। और जो अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे अधिक जो उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 35 डिग्री सेल्सियस दुमका में रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं सिनोप्टिक फीचर की कि जैसा कि कल बताया था कि वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, आज जो उसका पोजीशन है वो कोस्टल बांग्लादेश और उससे एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल के पास में स्थित है और उससे जुड़ा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मिड ट्रोपोस्फीयर तक जा रहा है। गढ़वा जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर सीआरपीएफ कैंप के समीप दानरो नदी में कल आई अचानक पानी की धार ने 3 वाहनों को बहा दिया। घटना उस समय घटी जब नदी के किनारे तीनों वाहनों को साफ किया जा रहा था। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने पर ड्राइवर, खलासी और मालिक वहां से भागकर अपनी जान बचाई, परंतु नदी में खड़ा वाहन पानी की तेज धार में बहने लगा। इसे देख अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तीनों वाहनों को पानी के तेज धार से बाहर निकाला। तो इसी में अचानक जो है कि पानी आ गया, पीछे वाली गाड़ी भाग गई और बच्चे 2 गाड़ी जो फंस गई डिजायर जो है पानी में बह करके करीब 200-300 गज पर फंसी हुई है और ये गाड़ी में फंसे तो ये गाड़ी के ऊपर में आकर बैठे तब इनको रेस्क्यू किया गया। आज हम आपको कोडरमा के जिस गांव के बारे में बताने वाले हैं, उस गांव की पूरी आबादी एक ही खानदान की है। तकरीबन 800 की आबादी वाले इस गांव में एक ही परिवार के लोग रहते हैं। गांव में न तो जमीन का बंटवारा हुआ है और न ही इस गांव में कभी पुलिस को आने की जरूरत पड़ी है।
ये तस्वीर है कोडरमा के 800 की आबादी वाला नादकरी गांव की। गांव में तकरीबन 115 साल पहले रोजगार की तलाश में उत्तिम मियां आए थे और आज यह गांव की पूरी आबादी उसी उत्तिम मियां के खानदान की है। उनके लड़के 5 उनको 26 भाई हम लोग हो गए और 26 भाई में भी कितना बढ़ते जा रहा है। उत्तिम मियां अपने पिता बाबर के साथ इस गांव में आए थे और 284 एकड़ में फैले इस गांव में एक ही खानदान के लोग निवास करते हैं। खास बात यह है कि परिवार में जमीन का बंटवारा अब तक नहीं किया गया और सभी लोग आपसी सहमति पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। एक ही साथ 285 एकड़ जमीन का लगान भी चुकाया जाता है। आती है, कभी जरूरत पड़ती है पुलिस की? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग आपसे लड़ाई में पुलिस की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों, मैंने ऐसा क्यों? हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अगर तुम में हो भी जाता है तो हम लोग आपस में मिलजुल के। गांव में स्कूल भी है, मदरसा भी और 2 मस्जिद भी हैं। गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। बहुत पुराना हो गया, सबसे पहले यहाँ आया था। अच्छा। तो उसका हम लोग को ख्याल नहीं है। पैसा कौड़ी में कोई शादी ब्याह हुआ, ये हुआ तो उसको थोड़ा जैसे मांग होता है वो दे नहीं सकते हैं। भले ही आज देश में बढ़ रही आबादी को कंट्रोल करने पर चर्चा की जा रही है, लेकिन कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के इस नादकरी गांव में एक ही खानदान के तकरीबन 800 लोग निवास करते हैं। गांव में एक ही खानदान के लोग निवास करने के कारण ना तो कभी गांव के लोगों के बीच आपसी विवाद होता है और ना ही इस गांव की जमीन का बंटवारा हुआ है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के शिक्षण समुदाय को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर कई महत्वपूर्ण पहलू पर करेंगे लॉन्च। राज्य में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शर्तों में और ढील दिए जाने की संभावना। केंद्र सरकार ने झारखंड को उपलब्ध कराए कोरोना टीके के 5 लाख से ज्यादा डोज। अगस्त में मिलेंगे करीब 27 लाख डोज। टीकाकरण अभियान को मिलेगी गति। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंतिम 8 में बनाई जगह। बैडमिंटन में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में, तीरंदाजी में अतनु दास भी जीते। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार बच्चों, आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 10 में विज्ञान में पढ़ेंगे प्रकाश भाग 2। वही कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में आज हम जानेंगे वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में। इसके बाद कक्षा 12 में रसायन विज्ञान में आज हम बात करेंगे वैद्युत रसायन के बारे में।
इसके भाग 4 और भाग 5 में। इसके बाद कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन भाग 3।